बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। पीरियड 3 एलिमेंट्स में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है। ओके, सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैसियस आयन। यानी किसी भी गैसियस एटम से गैसियस आयन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को जब हम रिमूव करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड the loosely held electron from gaseous atom to form gaseous ion. Let's suppose हमारे पास कोई जर्नल एटम है, we are denoting it by X, जो कि गैसियस फॉर्म में है, और जब हम इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस आयन बाय द रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यानी हमने एटॉमिक स्टेट में हमने एक एटम को लिया है, गैसियस एटम जो कि एटम के फॉर्म में है, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसके एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। लेट्स सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ सोडियम विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट। सो एटॉमिक नंबर सोडियम का है 11 एंड वी आर राइटिंग डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर इट 1s2 2s2 2p6 and 3s1। सो 3s जो हमारे पास ऑर्बिटल है, सबशेल है, इसके इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो सोडियम की क्या होगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, जिसमें हमारे पास है फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज, शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट, सेकेंड फैक्टर है देन न्यूक्लियर चार्ज एंड नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके, फर्स्ट हम इन दोनों को डिस्कस कर लेंगे, एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी का एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट के साथ इन्वर्स रिलेशन है। क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना कोई एटम, उसका साइज जितना बड़ा होगा, जितना लार्ज कोई एटम होगा, उतनी स्मॉल उसकी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। यानी कोई बड़ा एटम है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, स्मॉल होगी। क्योंकि न्यूक्लियस और लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस उसको टाइटली बॉन्ड नहीं कर पाएगा और हम ईज़िली उस लास्ट जो भी वैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन है या लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम ईज़िली रिमूव कर सकेंगे। सो वी नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट, शील्डिंग इफेक्ट का भी यही है, जितनी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट होगी उतनी लूजली हेल्ड होगी वो इलेक्ट्रॉन और उतनी कम एनर्जी चाहिए होगी। सो लार्ज शील्डिंग इफेक्ट रिफर्स टू स्मॉल आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इन दोनों का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज जब हम आते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज का डायरेक्टली रिलेशन है। जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगी, जितना कोई न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ टाइटली अट्रैक्ट कर लेगा, स्ट्रॉन्गली उसके साथ अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ज़्यादा चाहिए होगी। सो इन जर्नल as we move from left to right in period, ionization energy of element increases due to successive increase in nuclear charge। जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगी उतनी ही आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ टाइटली बॉन्ड कर लेगा, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा चाहिए होगी। और ये न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंडेंट है, यानी जितने ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन ये जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज की जो प्रॉपर्टी है ये तो अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ होती है, लेकिन जर्नल जो ट्रेंड होता है वो इन सब के लिए फुलफिल नहीं होता है। एंड कुछ जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं लाइक मैग्नीशियम और फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस, इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज़ मोर देन, मैग्नीशियम का जो है दैट इज़ मोर देन एल्युमिनियम, और फास्फोरस की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज़ मोर देन सल्फर। क्यों? इस
इसकी एक रीज़न है, वो बात मैं आप लोगों को क्लियर करवाऊँगी। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, यहाँ तक ये पढ़ा कि जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगी उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ओके, लेकिन अब हम मैग्नीशियम और फॉस्फोरस के केस में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। तो मैग्नीशियम का जो हमारे पास वैलेंस शेल है s ऑर्बिटल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये कम्प्लीटली फील्ड है। क्या है? कम्प्लीटली फील्ड। और जब हम मैग्नीशियम से एल्युमिनियम में आते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। एल्युमिनियम का जो लास्ट शेल है दैट इज p, और वो हाफ फील्ड है या पार्शियली फील्ड है। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बेस करता है। तो अब देखिए हमारे पास मैग्नीशियम के जो s ऑर्बिटल है उसमें कम्प्लीटली फील्ड 2 इलेक्ट्रॉन से, तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू 3p का। एल्युमिनियम का एक ही इलेक्ट्रॉन है उससे, यानी ये जो एल्युमिनियम है इसके एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो अक्रॉस द पीरियड हम गए, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ क्या करती है? डेविएट करती है। सो ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो कम्प्लीटली फील्ड हो तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी रिमूव करने के लिए एज़ कम्पेयर टू पार्शियली फील्ड। ओके, सेम इज़ द केस विथ फॉस्फोरस एंड सल्फर। ओके क्लास, तो सिंपल हम ये कह सकते हैं जनरल वे में कि अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। और ये कुछ एक्सेप्शन है जिसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। सो क्लास, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टडी करते हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कोई हमारे पास काउलिन बॉन्डिंग हमारे पास मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज है HCl, जिसमें हमारे पास 2 अलग अलग एटम है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। तो इनके दरमियान शेयर्ड पेयर हैं 2। तो इनमें से किस एटम की ज़्यादा एबिलिटी होती है कि वो बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन हों उनको अपनी तरह अट्रैक्ट कर ले या अपनी तरह खींच ले। तो उस जो टेंडेंसी, वो जो एबिलिटी होती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ दैट एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। एंड सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए या इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए बहुत सारे स्केल है, जिसमें से मोर जो फेमस या मोर कॉमनली यूज स्केल है दैट इज पॉलिंग स्केल। ये एक स्केल है जो हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के बारे में बताता है डिफरेंट एलिमेंट्स के। सो पॉलिंग स्केल के मुताबिक द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज क्लोरीन। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसकी वैल्यू है 4। ओके, और जो कि पीरियोडिक टेबल में जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो हमारे पास ग्रुप 1 के सेकेंड लास्ट और लास्ट एलिमेंट्स है सीजियम एंड फ्रांसियम। ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.7। अब हम ट्रेंड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या डिफरेंस है या किस तरह से ये चेंज होता है। ओके, जर्नली S और P ब्लॉक एलिमेंट्स में, चाहे वो पीरियड 3 हो, 4 हो, 5 हो, अप टू जो भी हो, उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड क्या होती है? इंक्रीज होती है। अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस। और ये क्यों होती है, रीज़न हम स्टडी कर लेंगे। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी किसी भी पीरियड में अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज हो रहा था और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है?
इंक्रीज़ हो रही है अक्रॉस द पीरियड। और ये इंक्रीज़ क्यों हो रही है? फर्स्ट ये कि हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अट्रैक्शन जो होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि वो डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पे। जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगी अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज, जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगी अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और सेकंड जो फैक्टर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द एटम्स। अक्रॉस द पीरियड साइज ऑफ एटम क्या होती है? डिक्रीज होती है। ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम अट्रैक्शन ज़्यादा होगी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन की तरह। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड देयर इज डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम एंड स्मॉलर एटम है ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स देमसेल्फ। इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉलर जो साइज एटम होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट ये कि अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती है। और ये जो फैक्टर्स हैं दिस आल्सो इन्हांसेस इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ओके, हमने क्लोरीन तक डिस्कस कर लिया कि मतलब हेलोजन, हमने बताया कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन उसके ग्रुप में सेकेंड जो मेंबर है वो क्लोरीन है। देन हम पीरियड 3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सोडियम से लेके क्लोरीन तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन आर्गोन के बारे में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लिख सकते या नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्गोन किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ ऑल रिलेटेड टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो ये बॉन्ड ही नहीं बनाता कोवलेंट बॉन्ड। आर्गोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिस्कस नहीं करते हैं।